हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में। द CBDT और सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस। तो सी पहले हम लोग बात करेंगे CBDT के बारे में। कंसोलिडेट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द CBDT holds the highest position on the direct tax world in the country। तो CBDT का इनकम टैक्स में सबसे बड़ा पोजीशन होता है। क्यों होता है? इट लेज डाउन द पॉलिसीज़ एंड द प्लानिंग्स ऑफ ऑल डायरेक्ट टैक्सेस रिलेटेड मैटर्स इन इंडिया। तो जितने भी इनकम टैक्स में जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस, जितने भी टाइप के डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, वो सारे की प्लानिंग और सारे की पॉलिसीज़ ये हमारे CBDT से ही बन के आता है। ठीक है, तो पॉलिसी बनाने का काम इनका होता है। विद द हेल्प ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इट मेक श्योर दैट द डायरेक्ट टैक्स आर प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन द वर्क फोर्स ऑफ द कंट्री। तो ये ध्यान देते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स का जो स्लैब बनाया गया है वो सही तरीके से जनरल पब्लिक पे इन्फोर्स हो रहा है कि नहीं, मतलब सही तरीके से बनाया गया है कि नहीं, कहीं किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। द चेयरमैन अलॉन्ग विथ 6 मेंबर ऑफ द बॉडी ऑफ द CBDT आर ऑल एक्स ऑफिसो स्पेशल सेक्रेटरीज in the government and function as a division of the ministry that deals with levy and collection of all the direct tax in India। तो इसमें 6 मेंबर्स का पूरा ये डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो जो 6 हाईएस्ट मेंबर होते हैं जिनको हम लोग एक्स ऑफिशियो स्पेशल सेक्रेटरीज भी कहते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे फंक्शंस और मिनिस्ट्री के डिविजन्स पे ध्यान रखते हैं कि टैक्स जो है वो सही तरीके से कलेक्ट किया जा रहा है कि नहीं। मतलब डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी इस बोर्ड पे होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के ऊपर। नेक्स्ट आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ CBDT मेंबर्स एंड चेयरपर्सन। A person who desired to work with the CBDT board as the chairperson or the person need to be clear IRS Indian Revenue Services। तो जो भी पर्सन चाहता है वो CBDT के साथ काम करना या फिर CBDT डिपार्टमेंट में काम करना चाहता है, तो उसको पहले IRS का एग्ज़ाम पास करना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फुल राइट टू डिसाइड who the member shall be। The office memorandum of the government states the following requirements for the posts of the members of the CBDC। तो इसमें क्या बता रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि किस तरीके से उस मेंबर्स को क्या काम करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सारे रिक्वायरमेंट्स को पोस्ट करती है CBDT के पास कि जितने ऑफिसर्स की हमारे पास रिक्वायरमेंट है हर स्टेट में, उसके हिसाब से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इसको कहाँ पे भेजना है। ऑफिसर्स शैल बी एन ऑफिस होल्डर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट विथ अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर रेगुलर सर्विस इन लेवल 15। तो जो इसमें ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में उसके बाद 1 साल का रेगुलर सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 15 पे। नेक्स्ट, ऑफिसर सेल हैव मिनिमम ऑफ 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रनिंग डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ 10 ईयर्स ऑफ द एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ CBDC। तो जो भी इसमें ऑफिसर्स बनते हैं उनके बाद 15 साल का एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वो काम किए हों डायरेक्ट टैक्स के, और उसके साथ साथ 10 साल का उनके पास CBDC के एज अ फील्ड ऑफिसर उन्होंने काम किया हुआ है। तो ऐसी क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए। हायर प्रोफेशनल मेरिट एंड एक्सेलेंस, मतलब
प्रोफेशनलिज्म तो हायर होना ही चाहिए, बाकी उनके जो मेरिट्स होते हैं वो भी अच्छे होने चाहिए ताकि उनको इसमें रिक्रूट किया जाए। हायर इम्पसिबल रेपुटेशन ऑफ इंटीग्रिटी, मतलब उनका रेपुटेशन भी डिपार्टमेंट में हाई होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 56 ऑल टुगेदर एग्जम्पशन प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो मैक्सिमम एज जो है 56 दी गई है, लेकिन कुछ एजम्पशंस दिए गए हैं। अगर कोई कंपनी का विलय होता है, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी में विलय होता है तो एब्जॉर्प्शन के समय में कुछ एग्जम्पशन दिए गए हैं। द पर्सन शैल हैव एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ रेसिडुअल सर्विस ऑन द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ वैकेंसी। तो जब भी वैकेंसी उसकी आएगी उसका 1 साल पूरा उस समय कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी वो CBDT में अप्लाई कर सकता है। ऑल द पोस्ट ऑफ द इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड filed by the central government as per the income tax or ordinance, the government has to decide as to how is it fit, has the proper professional skill and the experience to hold office। इतना कंप्लीट होने के बाद भी इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में मिल के डिसाइड करता है कि ये बंदा मतलब हमारे इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम इतना करने के बाद भी क्या वो हमारे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। अगर वो एलिजिबल होता है तब उसको इस डिपार्टमेंट में हम ज्वाइन करा देते हैं एज अ चेयरपर्सन, मेंबर या फिर चेयरपर्सन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या पावर होती है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के पास। इनकम टैक्स एक्ट prescribed certain power to each level of income tax authorities for proper functioning of direct tax organization in India। तो अलग अलग अथॉरिटीज़ के पास जैसे अलग अलग 7 से 8 अथॉरिटीज़ होती हैं, उन अलग अलग अथॉरिटीज़ के पास क्या क्या पावर है, उनकी सब की पावर अलग अलग तरीके से बांटे गए हैं। अब उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है पावर ऑफ डायरेक्टर जनरल। तो क्या पावर होता है डायरेक्टर जनरल के पास, पहले ये देखते हैं। Power to discover and produce evidence। As per the civil procedure of 1908, the Director General can ask any assessing officer, chief commissioner or the joint commissioner to suit the following: discovery, inspection, examination of individual on oath, issuing of commissions, compelling the individual to produce book of account and related document। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा डायरेक्टर जनरल होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो जो भी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, चाहे वो चीफ कमिश्नर हो या फिर कमिश्नर हो या फिर जॉइंट कमिश्नर हो, उनसे वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिखाने को कह सकता है, जो भी उन्होंने इंस्पेक्शन वो उन्होंने किया हुआ है, ठीक है, अभी तक जो भी उन्होंने काम किया हुआ है, प्लस इंडिविजुअल आदमी का भी डॉक्यूमेंट निकलवा के देख सकता है, प्लस जो भी उनके पास जो भी उन्होंने बुक कहीं से वो बुक लेके आए हैं, मतलब किसी का बुक इन्होंने सीज़ किया है, ठीक है, तो ये सारे बुक्स को चेक करने की अथॉरिटी भी इनके पास होती है। ये हमारे जो डायरेक्टर जनरल होते हैं इनके पास अथॉरिटी होती है कि ये इनसे वो बुक्स ऑफ अकाउंट मांग के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पावर टू सर्च एंड सीजर। it an unlikely scenario of the tax evasion, the government have the right to the income tax authority to search and seize the evaded revenue under the default in tax। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको पावर देती है कि वो किसी भी कंडीशन में अगर उनको लगता है कि इनकम टैक्स का को नहीं भरा गया है, ठीक है, कोई ऐसा इनकम टैक्स की चोरी की गई है, तो उस कंडीशन पे वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, उस पर्टिकुलर चीज़ को सीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट इनको ये पावर देती है। टेक पोसेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, प्लस उनके जो भी जिस भी कंपनी में ये जाते हैं इनकम टैक्स का जो भी चेकिंग करने के लिए,
उनके बुक्स ऑफ अकाउंट को भी ये सीज कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। टू मेक एन इंक्वायरी, एक इंक्वायरी भी बैठा सकते हैं और उनसे पूछ भी सकते हैं किसी भी बुक के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। टू सर्वे, और इनके पास ये भी ऑप्शन होता है कि जाके ये केवल सर्वे भी कर सकते हैं, कोई भी अथॉरिटी इनको मना नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको ये पावर दी हुई है कि वो किसी के यहाँ भी सर्वे कर सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई भी उनका बुक्स ऑफ अकाउंट लाके अपने पास सीज कर सकते हैं, लाके देख सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शंस उनको दिया गया है। पावर ऑफ इनकम टैक्स कमिश्नर, अब हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स कमिश्नर जो होता है उसकी पावर क्या होती है। हेड इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एज एन गिवन टाइम दे आर डेजिग्नेटेड विद द एरिया टू फोरसीन द फंक्शनल ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। तो इनको एरिया असाइंड होता है, तो उस एरिया में वो डायरेक्ट टैक्स के फंक्शनिंग को ध्यान में रखते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, पावर टू ट्रांसफ़र एनी केसेस, ही enjoy the power to transfer a certain cases from one assessing officer to another। तो वो चाहें तो इनके पास ये भी पावर होती है कि अपने केस को दूसरे ऑफिसर के पास ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये भी पावर एक इनकम टैक्स कमिश्नर के पास होती है। पावर विथ रिगार्ड्स टू ऑर्डर, ही enjoys the power to grant approval to an order issue or even revise एन ऑर्डर पास बाय द असेसिंग ऑफिसर। तो असेसिंग ऑफिसर ने मान लीजिए कोई ऑर्डर कर दिया है, तो इनके पास पावर होती है कि उस ऑर्डर को फिर से रिवाइज करने के लिए, ठीक है, उसको अप्रूव करने के लिए, तो उस ऑर्डर को भी ये चेंज कर सकते हैं, फिर से रिवाइज कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये ऑर्डर को फिर से चेक किया जाए कि ये सही ऑर्डर दिया गया है कि नहीं दिया गया है। जो भी असेसिंग ऑफिसर है उसके ऑर्डर को फिर से ये रिवाइज करा सकते हैं, ठीक है। तो और ख़ुद भी ऑर्डर इशू कर सकते हैं, इनके पास ये भी पावर होती है। क्लियर है। उसके बाद जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी इनके पास होती है कि ये जो भी डिपार्टमेंट के भी वर्क होते हैं उसको भी जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं, प्लस जो जुडिशियली जो निर्णय निकाला जाता है, जो ऑर्डर्स निकले जाते हैं, उसमें भी ये चेक कर सकते हैं। तो ये सब पावर्स होती हैं इनकम टैक्स कमिश्नर की। नेक्स्ट आते हैं पावर टू जॉइंट कमिश्नर। अब जॉइंट कमिश्नर जो होता है उसकी पावर देख लेते हैं। मेन ड्यूटी इज़ टू डिटेक्ट टैक्स इन्वेशन एंड सुपरवाइज द सबऑर्डिनेट ऑफिसर। तो जॉइंट कमिश्नर होता है, उसका मेन काम जो होता है वो टैक्स की चोरी ना हो ये चेक करना होता है, प्लस जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर होते हैं उनको सुपरवाइज करना होता है किस तरीके से उनको वर्क करना है। दे ऑल्सो गेट पावर टू अडॉप्ट फेयर मार्केट वैल्यू as full consideration and are given power to inspect the company register। तो ये मार्केट में जाके प्राइवेट कंपनीज़ के रजिस्टर को भी उसका भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इनके पास पूरी पावर होती है कि ये किसी भी कंपनी का रजिस्टर उठा के देख सकते हैं, इनको कोई मना नहीं कर सकता। मार्केट में जाके ये इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं जॉइंट कमिश्नर जो होते हैं। नेक्स्ट आते हैं पावर टू इनकम टैक्स ऑफिसर। तो इनकम टैक्स ऑफिसर के पास क्या पावर होती है। दे आर प्रोवाइडेड द पावर ऑफ सर्च एंड सीजर। तो सर्च एंड सीजर का मतलब इनके पास पावर होती है कि वो किसी भी कंपनी में जाके इनकम टैक्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर सकते हैं कि वो इनकम टैक्स सही तरीके से पे कर रहे हैं कि नहीं पे कर रहे हैं, ठीक है। उनके सारे बुक्स को चेक कर सकते हैं और प्लस उस डॉक्यूमेंट को सीज भी कर सकते हैं, ठीक है। पावर टू एसेस एंड कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल आदमी को बुला के उससे इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पावर ऑफ सर्वे। तो सर्वे का भी ऑप्शन है कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो डायरेक्टली कंपनीज़ में जाके सर्वे भी कर सकता है, उसके पास ये भी पावर्स होती हैं। नेक्स्ट आते हैं पावर ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो इनकम टैक्स में जो इंस्पेक्टर होते हैं उनकी क्या पावर होती है। दे आर गिवन फंक्शनल पावर बाय द पर्सन अंडर हुम दे आर अपॉइंटेड। दे वर्क स्पेसिफिक टू द टास्क गिवन बाय देम बाय देयर सीनियर। तो इनकम टैक्स जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो इनके सीनियर जो इनको टास्क देते हैं वो टास्क इनको करना होता है। इनका अलग से कोई पावर डिफाइंड नहीं है। तो जो भी इनके सीनियर जो भी इनको
टास्क देंगे वो इनके पावर में आ जाएगा, फिर वो काम ये कर सकते हैं। Therefore, the power given to the income tax authorities can be summed up under the following section। अब हम लोग देखते हैं कि जो पावर दिया गया है, ठीक है, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, कौन कौन से सेक्शन के अंतर्गत ये पावर्स दिए गए हैं। तो एग्ज़ाम में सेक्शन भी पूछ लेता है कभी कभी कि सेक्शन बताइए कौन सा पावर किस सेक्शन के अंतर्गत दिया है। तो आप पावर्स तो याद करेंगे ही, सेक्शंस भी याद करना मत भूलिएगा। तो देखिए, Therefore, the power given to the income tax authorities can be assumed as under the following section। तो सेक्शन 131 जो हो गया, ये क्या करता है, पावर टू डिस्कवर एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। तो यहाँ पे जो भी एविडेंस को प्रोड्यूस करना, एविडेंस को देख सर्च करना और उसको डिस्कवर करने का पावर इनके पास होता है। ये पावर कहाँ से मिलता है, सेक्शन 131 से। कंपेलिंग इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस बुक ऑफ अकाउंट, मतलब सामने वाले इंडिविजुअल को कहना कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप दिखाइए। इन्फोर्स इंडिविजुअल फॉर अटेंडेंस, तो और जो भी हमारे इंडिविजुअल्स को जो भी इसमें संदिग्ध पकड़े जाते हैं उनको जाके वहाँ पे अटेंडेंस भी देना पड़ता है कि हाँ हम अभी इस जगह को छोड़ के नहीं गए हैं जब तक उन पे केस चल रहा है। इशूइंग कमिश्नर, अब इसमें कमिश्नर भी उसमें वो इशू कर सकते हैं कि ये कमिश्नर आपको इशू किया गया, ये आपकी सारी चेकिंग करेगा। इंस्पेक्ट एंड डिस्कवर, सारा कुछ इंस्पेक्ट करना डॉक्यूमेंट, और जो भी डिस्कवरी हुई उसमें से वो उसको निकालना। तो ये हो गया सेक्शन 131 में। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 132 में, पावर ऑफ सर्च एंड सीजर। तो इसमें पावर ऑफ सर्च और सीजर होता है, ये थोड़ा बड़ा सेक्शन है तो इसका हमने अलग से वीडियो बना दिया है, तो उसको हम लोग इसको अलग से पूरा इसका सीजर का हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 132, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पावर ऑफ सेक्शन 132A, पोसेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट आते हैं 133 में, क्या है, पावर ऑफ द कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। ए, कैन कॉल एन इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस डिटेल अबाउट द पार्टनर्स एंड द फर्म, मतलब किसी भी इंडिविजुअल को फर्म में से बुला के पार्टनर का डिटेल मांगना और फर्म का डिटेल मांगने का अधिकार इनके पास होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन बी कॉल्ड अपॉन फॉर डिटेल। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर ये इनकम टैक्स वाले पहुंचते हैं तो वो भी उनके मेंबर्स को बुला सकते हैं डिटेल्स निकलवाने के लिए। कैन आस्क एनी ट्रस्टी, एजेंट एक्सेट्रा टू प्रोवाइड डिटेल ऑफ द क्लाइंटेल। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रस्टी से भी या फिर ट्रस्टी के एजेंट से भी, किसी से भी ये कोई भी डिटेल मांग सकते हैं, और उनके क्लाइंटेल मतलब जो भी उनके क्लाइंट्स हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन ये ले सकते हैं सेक्शन 133 के अंतर्गत। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 133A में, क्या है, पावर ऑफ सर्वे ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू एसएससी। तो नए एसएससी का को भी ये सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्पस ऑफ द असेसमेंट, अब क्या उनको उस पर आउटकम मिला, ठीक है, क्या उसका पर्पस था, ये भी इसमें ये क्लियरली बताएंगे। वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बुक, जो भी अकाउंट बुक कंपनी मेंटेन कर रही है उसका भी समय समय पर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 133B में, पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। दे हैव राइट टू एंटर एनी प्लेस विद इन द डेजिग्नेटेड एरिया ऑफ द ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ रिजॉल्विंग टैक्स इवेशन। तो टैक्स की चोरी को लेके ये किसी भी एरिया में, मतलब जो भी एरिया इनको असाइन किया गया है वहाँ ये जाके वहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं, चाहे वो किसी का घर ही क्यों ना हो। अगर इनके एरिया में, इनकम टैक्स ऑफिसर्स के एरिया में वो आता है तो आप उनको मना नहीं कर सकते, वो आपके घर में घुस के पूरी चेकिंग कर सकते हैं कि आपने क्या इनकम टैक्स में क्या चोरी की है, वो भी कर सकते हैं। सेक्शन 134, पावर टू इंस्पेक्ट कंपनी रजिस्टर। तो इसमें क्या है, सेक्शन 134 इनको पावर देता है कि कंपनी के सारे रजिस्टर्स को इंस्पेक्शन कर सकते हैं, मतलब आप इनसे रजिस्टर भी नहीं छुपा सकते, जो भी कंपनी का जो भी रजिस्टर है वो आपको इनको दिखाना पड़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लस हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।